हेलो सीजीएल 2026 एस्पिरेंट्स, मैं विशाल लेकर के आ रहा हूँ एक नई सीरीज जिसमें मैं आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आप लोगों ने 2 से 3 इंट्रोडक्टरी वीडियोस यूट्यूब पर जो माई पाठशाला की तरफ से अपलोड किए गए हैं उसमें मेरे बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, पर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वो विशाल नहीं हूँ जिसने IIT से बीटेक और IIT से MBA किया हुआ है। मैं वो विशाल हूँ जो गाँव कस्बे के नॉर्मल से स्कूल से पढ़ा है और अपनी मेहनत के दम पर किसी तरीके IIT पहुँचा और वहाँ जाकर अपनी इंग्लिश पर इतनी मेहनत की कि उसने प्री के 47.5 मार्क्स और 48 मार्क्स स्कोर किए। आप में से कईयों को लग सकता है कि अगर इतने मार्क्स स्कोर भी किए तो कौन सी बड़ी चीज़ जीत ली, और मेंस में अगर 135 में से 135 स्कोर कर लिए तो कौन सी बड़ी चीज़ जीत ली। पर मेरे जैसा गांव का लड़का अगर 50 में से 47.5 मार्क्स ला रहा है और 48 मार्क्स ला रहा है और मेंस में 135 में से 135 मार्क्स ला रहा है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चे मेरी ही तरह रूरल बैकग्राउंड से आते होंगे जिनको कोई भी गाइड करने वाला अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा था मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, मैंने किताबों का सहारा लिया और वर्षों मेहनत करने के बाद अपनी इंग्लिश इंप्रूव की और तब जा कर के मैंने प्री में 47.5 48 मार्क्स और मेंस में 135 में 135 स्कोर किए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने वर्षों मेहनत की है उसका मैं फ़ायदा अपनी ही तरह गाँव के आने वाले बच्चों को दे सकूँ, उन बच्चों को दे सकूँ जिनको कोई भी किसी भी तरीके की गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। और इसी उद्देश्य को अपने दिमाग में रखते हुए मैं YouTube पर आ रहा हूँ माई पाठशाला चैनल पर हर दिन सुबह 8 बजे, जिस पे मैं घंटों मेहनत करने के बाद क्लासेस प्रोवाइड करूँगा जिससे आप अपने CGL के एग्ज़ाम के प्री और मेंस में अच्छा स्कोर कर सकें व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट इंग्लिश पेपर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो अब आगे आने वाले जो बच्चे हैं, दोज हु कम फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, वो फेस ना करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ में रेगुलरली आएँ सुबह 8 बजे और आप अपना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ में रेगुलर रहेंगे तो आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे और इस सेशन की जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल रहेगी माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। सो आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आप रेगुलर रहेंगे, क्लासेस रेगुलरली करेंगे और मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा आप मेरे साथ, हम और आप मिल करके CGL एग्जाम को फोड़ेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्या? आज के सेशन में वील कवर सम वोकैब्स। और आपको भी पता होगा कि वोकैब्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आजकल तो वो ऐसी ऐसी वोकैब्स आ रही है कि कभी कभी हम लोगों ने वो वोकैब्स सुनी भी नहीं होगी, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, हम लोग अपनी क्लासेस में उन वोकैब्स को भी कवर करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट दी फर्स्ट वर्ड। जो फर्स्ट वर्ड है उसको देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड इज एडिक्ट। जो एडिक्ट है, एडिक्ट का मतलब क्या है? एडिक्ट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज की लत लग गई हो, जिसको किसी चीज की एडिक्शन गई हो। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, इन भाई साहब को देखो। आप भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या कर रहे हैं? दिन रात मोबाइल में लगे। तो व्हाट वी कैन से इज दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू द मोबाइल फोन। इसके आप सिनोनिम्स देखिए। सिनोनिम्स इज डिपेंडेंट एंड एंथुसियास्ट। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। यानी मीनिंग आपको क्लियर कर दी, बट अगेन लेट्स हैव अ लुक एट द मीनिंग ऑफ इट। One who has become dependent on something is known as an addict. अब जैसे एग्जांपल्स आप देखो, the doctor treated many addicts at the rehabilitation center। मतलब जो डॉक्टर था उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर पर बहुत सारे एडिक्ट्स लोगों को क्योर किया, उनको ट्रीट किया। अगर आप सेकेंड एग्जांपल्स देखोगे, अल्कोहल एडिक्ट्स रिक्वायर बोथ मेडिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। जो कई लोग होते हैं अल्कोहल पीना और सिर्फ पीते ही नहीं, इतने ज़्यादा पीते हैं कि दिन रात में क्या ही बोला जाए। तो सच पर्सन आर नोन एज दी अल्कोहल एडिक्ट्स। तो ऐसे लोगों को अगर आपको क्योर करना है तो उनको आपको बोथ मेडिकल एंड इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का क्या मतलब है? क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स बंद जगहों का डर। आप में से कई लोग होंगे जिनको ऊंचाई से डर लगता होगा। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको आग से डर लगता होगा। आप में से कई लोग होंगे जिनको स्पीड से डर लगता होगा। आप कार या बाइक में बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से वो चल रही है, देन दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फोबिया। अब जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मींस आपको बंद जगहों का डर है।
आप खुद सोचिए कि आपको एक 3x3 के रूम में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हवा तो है थोड़ी बहुत सांस लेने के लिए, बट वहाँ पर लाइट ही नहीं है। डोंट यू थिंक दैट यू वुड फील लिटिल अफ्रेड? आपको वहाँ पे डर ज़रूर लगेगा। सच fear of closed spaces is known as claustrophobia. तो इसका एक मीनिंग क्या है? मीनिंग इज फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। अब जैसे आप इसको भी देखिए, हैव अ लुक एट दिस। इंसान क्या कर रहा है? दिस पर्सन इज इनक्लोज्ड इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर फंस गया। अब छोटी सी लिफ्ट है, लिफ्ट भी ऊपर नीचे कर रही है, पता नहीं किस किस तरीके की आवाज निकाल रही है। तो आप खुद सोचिए, इसको डर नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, द पर्सन वुड बी अफ्रेड। नॉट जस्ट बिकॉज लिफ्ट ऊपर नीचे कर रही है, इसलिए भी कि लिफ्ट बहुत छोटी सी है, लाइट भी नहीं जल रही है, हवा भी, सांस लेना भी दूभर है। ऐसी अवस्था में, इन सच अ सिचुएशन विल से द पर्सन इज अफ्रेड बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल स्पेस। और इस तरीके के डर को कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। राइट? एक बार सेंटेंसेस आप पढ़ लेंगे। सेंटेंसेस आर, ही सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया so he avoids lifts। और दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया बिकेम वर्स ड्यूरिंग द टनल जर्नी। अब मुझे याद है, एक बार मैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो देन बस जो थी वो टनल में घुसी। टनल बिल्कुल छोटी सी। मैं कहा अचानक से ये क्या हो गया भाई? अभी तो लाइट थी, जब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, ये क्या चल रहा है? तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। करेक्ट? तो मेरी तरह कई लोग और हो सकते हैं, दोज हु माइट बी क्लॉस्ट्रोफोबिक, जिनको जो क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं उनका डर लगता होगा, है ना? आप में से भी कई लोग हो सकते हैं जिनको डर लगता होगा, नहीं? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टायरेंट। टायरेंट इज somebody who is अत्याचारी शासक, somebody who is a dictator, somebody who is a despot, somebody who is a, yes, that's all, a person जिसको आपने ताकत तो दे दी, पर वो अपनी ताकत का सही यूज नहीं कर रहा है। वो अपनी ताकत का यूज कैसे कर रहा है? जनता को दबाने के लिए कर रहा है। द पर्सन इज यूजिंग हिज पावर टू सप्रेस द पीपल ऑफ हिज कंट्री। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा किम जोंग उन का। किम जोंग उन साहब है नॉर्थ कोरिया से। तो ऐसा कहा जाता है कि जो किम जोंग उन साहब है, वो एक तानाशाह के तरीके काम करते हैं, एक टायरेंट के तरीके काम करते हैं, किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दे रखी है। मतलब अगर आप अपनी पसंद की मूवी देखना चाहें, इंडिया में है ना, मैं खोला आपने नेटफ्लिक्स, शुरू हो गया कोई भी मूवी देखना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में आप वही देखोगे जो किम जोंग उन डिसाइड करेंगे। नॉर्थ कोरिया में आप वही खाओगे जो किम जोंग उन डिसाइड करेंगे। नॉर्थ कोरिया में आप वही हेयर कट तक रखोगे जो कि किम जोंग उन डिसाइड करेंगे। अब आप सोचिए, आपका खाना पीना, कपड़े और आपके बाल तक काटना भी ये साहब डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे शासक को क्या बोलेंगे? उनसे सच a ruler is tyrant। सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए हैं। सिनोनिम्स आर डिक्टेटर एंड डिस्पोट। एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो। द किंग टर्न इनटू अ टायरेंट आफ्टर गेनिंग एब्सोल्यूट पावर। एक कहावत भी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। राइट? इसीलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। इंडिया में पावर जो है अलग अलग डिवाइडेड है। जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है ना? किसी के भी पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, तो कोई भी तानाशाही तो कर नहीं सकता इंडिया में, है ना? और यही खूबसूरती है इंडिया के डेमोक्रेसी की। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। द जनरल वॉज एक्यूज्ड ऑफ बिहेविंग लाइक अ टायरेंट। जो जनरल था, उसके ऊपर आरोप लगे कि वो तानाशाह के तरीके काम करता है। मतलब दूसरों की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी चलाते रहता है। आई होप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शांतिवादी हो। और सिर्फ इंसान ही नहीं, एक पॉलिसी भी पैसिफिस्ट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पैसिफिस्ट हो सकता है, सेट ऑफ बिलीफ भी पैसिफिस्ट हो सकते हैं। कि जैसे आप ही हैं, अगर आप लड़ाई झगड़े पे, अगर आप मारपीट पे, अगर आप वायलेंस पे बिलीव नहीं करते हो, तो इन सच अ सिचुएशन व्हाट वील डू इज विल से आप पैसिफिस्ट हो। राइट? जैसे आप इसका मीनिंग पढ़ोगे, मीनिंग इज अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ऐसे इंसान को कहा जाएगा पैसिफिस्ट। सिनोनिम्स आर डिसआर्मर और पैसिफिस्टिक। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पैसिफिस्ट एंड पैसिफिस्टिक बोथ आर सेम, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। राइट? दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे गांधी जी वॉज अ पैसिफिस्ट हु बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। आप सभी को पता होगा
कि जो गांधी जी थे हमारे इंडिया में, तो ही यूज्ड टू बिलीव इन नॉन वायलेंस, वो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। एक और मुझे खूबसूरत सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला साहब। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर जो वाइट एंड ब्लैक्स के बीच बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसी चीज़ें थी। बट जब नेल्सन मंडेला साहब को 20 साल जेल में रहना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वहाँ की सरकार को ये बोला कि आप जो ये भेदभाव कर रहे हैं काले गोरों, रॉन्ग। तो वो 20 साल इस वजह से जेल में रहे, और जब वो 20 साल बाद जेल से बाहर निकल के आए, देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब आप सोचिए, वो इंसान जो सिर्फ रंग भेद के कारण जेल में रहा वो भी 20 सालों तक, और जब वो बाहर निकल के आ रहा है, आपको सोचिएगा वो बाहर निकल के आ रहा है, उसके मन में कितनी कितनी वेदना होगी, उसके मन में क्या रिवेंज लेने की फीलिंग नहीं होगी। हो सकता है हम होते या फिर आप होते या फिर कोई और होता, वो एब्सोल्युटली द पर्सन वुड टेक रिवेंज। बट नेल्सन मंडेला साहब ने क्या किया कि उन्होंने रिवेंज नहीं लिया। वो बाहर आए और उन्होंने बोला दैट कि जो भी पुराने समय में हुआ, एनीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट वाज अ पास्ट। अब हम लोग अगेन, तो हमारे साथ जस्ट बिकॉज वी आर ब्लैक्स और हमारे साथ ऐसा भेदभाव हुआ, दैट डजंट मीन कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं वाइट्स के साथ वो भेदभाव या फिर ऐसी पॉलिसी बनाऊँ तो इनके साथ मैं वायलेंस करूँ। और यही कारण है कि नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। वैसे बहुत सी कम लोग होते हैं हमारे साथ हुई गलत चीज़ माफ़ कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, बट देन नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन ऑल्सो से दैट नेल्सन मंडेला सपोर्टेड पैसिफिस्ट पॉलिसी और पैसिफिस्टिक पॉलिसी। जैसे अब एक और सेंटेंस आप पढ़ेंगे, जापान अडॉप्टेड अ पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1945। ये हिस्ट्री का टॉपिक है कि यूएस ने जापान के ऊपर बम डाला, फिर उन्होंने पैसिफिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, बट वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। अपने को सिंपल ये समझना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया इसमें शांति पसंद थी। ऐसा कुछ नहीं था कि तुमने बम मारा है तो हम भी जाके नो बम बनाएंगे और ऐसा करेंगे। नो, दिस डिडंट हैपन इन दैट केस। अच्छा, अब ये देखिए, इमेज में भी आप देख सकते हैं, आप लॉर्ड बुद्धा को देख रहे हैं, और पूरी विश्व में हमारी कंट्री जानी जाती है बिकॉज ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। एंड बाकी भी रिलीजन है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, पर बुद्धिज्म की एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो है शांति का मैसेज। करेक्ट। So because of that reason, we can also say that Buddhism promotes pacifistic philosophy, pacifistic way of living। ऐसा किसी भी प्रकार की होगी इस रिलीजन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, नया शब्द कौन सा है? न्यू वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन नो लॉन्गर इन। जैसे आप पीछे इमेज पे भी देखो, ये क्या है? ये तो कैसेट जैसा लग रहा है ना? आपको भी कैसेट जैसा लग रहा है? अरे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने तो ये देखा ही नहीं है। अरे बेटा, कैसे देखोगे? आपके समय तो ये था ही नहीं, है ना? तो कैसे देख लोगे? आज के समय में तो आप क्या करते हो? आज के समय में आप लोग नेटफ्लिक्स चलाते हो, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब खोल लिया, वहाँ पे मूवी देख रहे हैं बैठ के। आप में से कितने लोग होंगे कि कैसेट लेके आते होंगे और कैसेट लगाया रिकॉर्डर में, फिर वहाँ से सुन रहे हैं? आई डोंट थिंक कि कोई होता भी होगा। आजकल तो म्यूजिक कहाँ सुनते हैं? मोबाइल पर सुन लिया, यूट्यूब पे सुन लिया, बहुत सारे ऐप्स आ गए, वहाँ पे सुन लिया। बट हमारे टाइम पर ये कैसेट यूज होती, करेक्ट? और इस कैसेट को लोग लगाते थे और गाने सुनते थे, और बड़ी बड़ी भी कैसेट्स आती थी, उसमें लोग वीडियो स्टोर करके रखते थे। बट दीज कैसेट्स आर नो लॉन्गर इन यूज। हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज कैसेट्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। जैसे मीनिंग देखिए, समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, सिनोनिम्स आउटडेटेड, आर्केक। देखिए, इसका मीनिंग तो अपने आप क्लियर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब है ऐसी चीज जो बहुत पुरानी हो गई है, एब्सोल्यूट। जो चीज पुरानी हो गई होगी उसका यूज कम हो गया, है ना? अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट हुए। एग्जाम्पल इज टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जब कंप्यूटर आ गए तो उसके बाद से जो आपके टाइपराइटर्स हैं, दे हैव बिकम ऑब्सोलीट। मतलब उनका कुछ खास ज़्यादा यूज नहीं है जब से कंप्यूटर्स आ गए। एंड व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? हिज आइडियाज वर क्रिटिसाइज्ड एज ऑब्सोलीट इन द मॉडर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत टाइम लेकर के ऑब्सोलीट वर्ड का अच्छे से आपको मतलब समझाया है। चलिए, अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
What is the next word? The next word is circumlocution. अच्छा, circumlocution वर्ड का क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। कई लोग होंगे, मैं भी होता हूँ कभी कभी घुमा फिरा करके बात करना, है ना? अब मान लीजिए कि आपसे कोई आ जाए पॉलिटिक्स पे चर्चा करने के लिए और पूछे कि जरा मुझे बताइए कि आपको इस पार्टी पसंद है या फिर वो पार्टी पसंद है। तो अगर आपने क्लियरली बोल दिया मेरे को पार्टी ए पसंद है, पार्टी बी पसंद है, तो लड़ाई झगड़ा। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? इन दैट कंडीशन यू वुड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन। आप क्लियरली ये नहीं बोलोगे मेरे को ये पार्टी पसंद है वो पार्टी पसंद है, क्योंकि यार ये पार्टी का ये चीज़ सही है, ये पार्टी का वो चीज़ है, मैं क्यों पढ़ूँ फालतू के पॉलिटिकल डिबेट। करेक्ट? तो सर्कमलोकेशन इज अ वे ऑफ स्पीकिंग इन अ वे जिसमें आप क्लियरली आंसर नहीं करते हो कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, दीज आर इक्विवोकेशन एंड इक्वेशन। अब हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ यस और नो शी रिप्लाइड विद सर्कमलोकेशन। मतलब उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब उसको यस या नो में देना था, पर वो सर्कमलोकेशन मतलब घुमा फिरा के बातचीत करना चालू किया। जैसे कि मान लो कोई बच्ची है, उसे पूछा गया कि आपको चाय पसंद है, वो हाँ या नहीं बोल रही है, बट वो ये बोलना शुरू कर दे रही है, नहीं चाय जो है मीठी होती है और मीठे का टेस्ट अच्छा होता है, पर चाय पीने से जो है स्वास्थ्य खराब होता है। ये क्या बात हो गई? चाय इज समथिंग विच इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम, यू आर नॉट गिविंग द राइट आंसर, नो। तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे द लेडी वाज इन्वॉल्वड इन द प्रैक्टिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन। अच्छा, अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द लॉयर आंसर्ड द क्वेश्चन विद डिलिबरेट सर्कमलोक्यूशन। मुझे लग रहा है कि ऑल्सो क्लियर टू यू। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बिना किसी देरी के विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज यूफेमिज्म। देखिए यूफेमिज्म जो वर्ड है, यूफेमिज्म वर्ड का मतलब होता है कोई जो खराब शब्द है, द वर्ड विच डज नॉट साउंड गुड, एनीथिंग एनी वर्ड विच डज नॉट लुक गुड, जो ऐसा शब्द जो आपको सही ना लग रहा हो, उसकी जगह आपने कोई और वर्ड का, then that thing is known as euphemism। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, पीछे आप इमेज में भी देख सकते हो, पीछे इमेज में क्या हो रहा है? फायरिंग चल रही है। द कंपनी इज फायरिंग इट्स एम्प्लॉइज। इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, उनमें क्या होता है कि एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। बट फायरिंग सुनने में कितना खराब लग रहा है, हमारे एम्प्लॉइज आर बीइंग फायर्ड, तो भगाए जा रहे हैं इधर उधर उधर सब, है ना? बट देन कंपनीज क्या करती हैं, बड़ा ही मतलब उनका अलग अलग ही बोल पाना है, वो क्या करते हैं, नो वी आर नॉट फायरिंग, वी आर एक्चुअली डाउन साइजिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। बड़े बड़े टर्म यूज कर लिए, वी आर डाउन साइजिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। अब वो फायरिंग से तो अच्छा ही लग रहा है, राइट? तो इस प्रैक्टिस को बोला जाता है euphemism। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज ऑफन यूज्ड एज अ यूफेमिज्म फॉर पुअर। जैसे आप किसी को पुअर ना बोलना चाहो, दिस पर्सन इज नॉट पुअर, आप उसकी जगह बोल सकते हो द पर्सन कम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। करेक्ट? चलिए ये तो चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम पे। एफिमेरल। ओहो, एफिमेरल इज अ वर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्षणिक, इसका मतलब है एनीथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय तक रहता है, दैट इज नॉन। तो ये आप सिनोनिम्स देख लो, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी। हर वो चीज़ जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है इज नोन एज एफिमेरल। जैसे कुछ लोगों को घमंड होता है अपनी खूबसूरती पर, कुछ लोगों को घमंड होता है अपनी रिचनेस पर, कई लोग होते हैं, राइट? बट देन वी डू नॉट रियलाइज ऑल दीज थिंग्स आर शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही छोटे समय के लिए। क्या घमंड करना फालतू की चीज, है ना? आप जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, दैट जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी बोथ आर एफेमरल। जवानी और जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो बहुत ही क्षणिक होती है। दीज लास्ट फॉर व्हाट, 4 5 10 years, राइट? एक दिन सभी को बूढ़ा होना है ना। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल क्या है, द जॉय ऑफ विनिंग द लॉटरी प्रूव्ड टू बी एफेमरल, है ना? अभी आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? फिर आप 1 1.5 साल बाद आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, लाजमी सी बात है आप खुश होगे, पर आपको याद रखना है that happiness of getting the job
कब तक खुश रहोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने? उसके बाद अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, राइट? तो वी कैन से दैट दैट हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग द जॉब वुड ऑल्सो बी एफिमेरल, वुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। कोई नेक्स्ट वर्ड बचा है क्या हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉजिबल, राइट? प्लॉजिबल का मतलब होता है तर्क संगत। एनीथिंग दैट इज लॉजिकल, एनीथिंग दैट इज रीजनेबल इज नोन एज प्लॉजिबल। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यू एज अ स्टूडेंट, आप स्कूल जाते रहोगे पहले? अच्छा, नहीं जाते थे क्या? जाते रहोगे। अगर आप स्कूल डेली जाते थे, ऑब्वियस सी बात है, और कभी कभी कुछ आपको घर में काम पड़ा, आप बीमार पड़ गए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू डिडंट गो टू दैट, ऑन दैट डे यू डिडंट गो टू स्कूल, आप उस दिन स्कूल पे नहीं गए। तो फिर क्या होगा? टीचर आपसे पूछेगा नेक्स्ट डे जब आप स्कूल जाओगे कि बेटा आप कल क्यों नहीं आए थे? एंड व्हाट यू विल से? आपके पास दो चीज़ें होंगी। आप बोल सकते हो सर या मैम, एक्चुअली घर पे ऐसा ऐसा काम था, या फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, मैं बीमार पड़ गया था, मेरे फादर बीमार पड़ गए थे, तब आप बोलोगे कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई डिडंट कम टू होम। ठीक है, ये तो लॉजिकल मेरे को समझ में आ रहा, दिस इज प्लॉजिबल। और आप इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप ये बोल दो सर हुआ क्या था ना, मैं कल मून पे घूमने गया हुआ था। ठीक है, मून पे घूमा, वहां पे रहा 2-3 घंटे, फिर मैं वापस आया, इसलिए सर मैं स्कूल नहीं आया। पागल हो गया है क्या? टीचर तो यही बोलेगा कि तू पागल हो गया है क्या, किसको बेवकूफ बना रहा है। दिस इज नॉट अ प्लॉजिबल रीजन, दिस इज नॉट अ प्लॉजिबल स्टोरी दैट टीचर कैन बिलीव इन, है ना? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो प्लॉजिबल का मतलब ये हुआ एनीथिंग, समथिंग विच यू कैन बिलीव, समथिंग विच इज रीजनेबल, समथिंग विच इज ट्रस्ट वर्दी इज नोन एज प्लॉजिबल। और सिनोनिम्स भी आप देख लीजिए, बिलीवेबल, रीजनेबल, कन्विंसिंग, लॉजिकल, दीज ऑल आर दी सिनोनिम्स ऑफ प्लॉजिबल। चलिए ये क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स आप देख लो। ही गेव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर हिज एब्सेंस, और वाला लास्ट वाला आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल एज नॉट प्लॉजिबल इन प्रैक्टिस। चलिए अब लास्ट वर्ड हम लोग आज की क्लास का डिस्कस करने वाले हैं। विल डिस्कस द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास। लास्ट वर्ड है दैट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वर्ड है दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक एक्स्ट्रा है एंड दैट इज, दूसरा पार्ट है दैट इज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल का जो मतलब होता है दैट इज अर्थ, प्लैनेट अर्थ जो हमारी धरती है। और जो एक्स्ट्रा है दैट मीन्स बियॉन्ड। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड अर्थ नोन एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जैसे आप इनको देखो, पहचान पा रहे हो कौन है ये? नहीं पहचान पा रहे हो? टोन याद आ रही है? डू 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 डू, डू 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 डू। नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? अरे ये हमारे जादू है, क्रिश, क्रिश भाई साहब के जादू। तो ये जो जादू थे, ये आए थे एक उड़न तश्तरी से हमारी धरती पर, और धरती पर लैंड कर गए थे। और मैं आपसे पूछूं कि जादू जो है टेरेस्ट्रियल क्रिएचर है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर है? तो आप आंसर करोगे जादू इज एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर, धरती का है ही नहीं, राइट? इन दैट केस व्हाट विल डू इज विल आंसर एंड विल से जादू इज एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर। अब जैसे आप एस्ट्रॉइड को भी देखोगे, है ना? कई बार क्या होता है कि पढ़ा भी होगा ना, हमारे जो धरती पर थे, हमारी पृथ्वी पर वी हैड डायनासोर्स, और डायनासोर्स को आप किसने कर दिया? एस्टेरॉयड ने। तो एस्टेरॉयड वाज आल्सो एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। आई थिंक द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब हम लोग इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, दैट इज एलियन एंड अदर वर्ल्डली, जो कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो। एग्जाम्पल्स इज साइंटिस्ट्स कंटिन्यू टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बियॉन्ड अर्थ। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। और लास्ट वाला भी देख लो, मैनी साइंस फिक्शन मूवीज रिवॉल्व अराउंड द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स। अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखोगे तो आपको शायद पता होगा कि आए दिन यूएस पे एलियंस अटैक करते रहते हैं, है ना? मतलब वो एलियन है, उनको यूएस के अलावा और कोई कंट्री मिलती नहीं अटैक करने के लिए। अगर आप मूवीज देखने के शौकीन होंगे तो देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो गाइस हम लोगों ने आज किया क्या? टुडे वी कवर्ड 10 वर्ड्स। 10 वर्ड्स तो हमने देखे ही देखे, उसके साथ ही साथ हमने उनके जो सिनोनिम्स हैं वो भी कवर किए, और हमने उनके यूजेज जो है सेंटेंसेस में वो भी सीखे, दैट हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गई। अब मैं आपसे क्या चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू बी रेगुलर इन द क्लास। आप क्लास में रेगुलर रहें, रेगुलरली आप नोट्स बनाएं। और मैं ये चाहूँगा
कि आप पढ़ते रहें, ठीक है? विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़